गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 13 न्यूमेरिकल कर लिए थे। 14वां न्यूमेरिकल है 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारा मापी के पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 0.2 मिली एम्पियर है। ये 0 पॉइंट है। यहाँ पर आप इस धारा मापी को 0 से 18 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। हमें धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है, तो धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण और धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण अपन पढ़ चुके हैं। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। हमें जो धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध दे रखा है वो 12 है और उसके लिए आवश्यक धारा मतलब IG का जो मान है वो हमें दे रखा है 0.2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल लो तो 10 की घात -3 से गुणा कर दो और 10 की घात -3 से गुणा करके यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 की घात माइनस है, यहाँ बराबर है 10 की घात बराबर 4। ठीक है, 2 गुणा 10 की घात -4 एम्पियर और V का मान हमें दे रखा है 18 वोल्ट। तो हमें वैल्यू दे रखी है सारी। धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए कैपिटल R ओम का उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये हम जानते हैं, जब धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं और जब धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित किया जाता है तो समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे अपन शंट कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल R बराबर V/IG गुणा कैपिटल G, ये इसका फॉर्मूला है। सबके मान हमें दे रखे हैं। V का मान 18 है, IG का मान 2 गुणा 10 की घात -4 है, -12। इसको सोल्व करेंगे, 10 की घात -4 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात +4 हो जाएगा। 18 से 2 को काट देंगे तो 9 आ जाएगा। ये 1 2 3 4 0 लगा दिए, -12 घटा देंगे तो आ जाएगा R, प्रतिरोध का मान आ जाएगा। तो सिंपली फॉर्मूले में मान रखा है। इसी प्रकार ये एमीटर के लिए है। एमीटर वाला सूत्र अलग है और वोल्टमीटर का सूत्र अलग है। इसमें दे रखा है 1 बार 99 ओम प्रतिरोध वाले धारा मापी के पूर्ण विक्षेप स्केल के लिए आवश्यक धारा का मान 4 मिली एम्पियर है। वही G का मान 99, IG का मान 4 मिली एम्पियर। मिली को चेंज करेंगे तो क्या जाएगा 10 की घात -3 एम्पियर। और ये कह रहा है धारा मापी को 0.6 एम्पियर परास में परिवर्तित करने के लिए, मतलब वो तो वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए था वोल्ट मीटर में, और ये एम्पियर में परिवर्तित करना है तो एमीटर वाला आएगा इसमें। तो I धारा का जो मान है वो 6 एम्पियर है। धारा मापी को दी हुई परास के एमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे जिसे अपन शंट लगाना कहते हैं। तो RS बराबर IG कैपिटल G बटे I - IG, ये एमीटर का फॉर्मूला था। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। 4 गुणा 10 की घात -3 गुणा 99 बटे 6 - 4 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, 10 की घात -3 के आप दशमलव लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो। इसमें पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 0.004। 0.004 को 6 में से घटाओगे तो 5.996 आएगा और ऊपर 99 गुणा 4 गुणा 10 की घात -3, ये ऊपर है ही। इसमें से इसको घटा देंगे, 4 में से 2 मत घटाना, सॉरी 6 में से 4 मत घटाना। ठीक है ना, ये 4 के साथ 10 की घात -3 को पहले सरल करना। 4 के साथ 10 की घात -3 लगाओगे तो कितना आएगा 0.004। ठीक है ना, तो 6 में से 0.004 घटाना है आपको, न कि आपको 6 में से डायरेक्ट 4 घटाना है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा यहाँ ध्यान दें। यह आ जाएगा 5.996 और इसका इसमें भाग लगा दोगे तो आ जाएगा
66.04 गुणा 10 की घात -3, और इसको दशमलव को यहाँ लाके रखेंगे तो यह आ जाएगा 10 की घात -2 ओम। ठीक है, सोलवा न्यूमेरिकल। 1.0 मीटर लंबी एक परिनलिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये मीटर में दे रखा है और ये दे रखा है सेंटीमीटर में, तथा इसमें 100 फेरे हैं। कैपिटल एन दे रखा है। परिनलिका में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एल दे रखा है। परिनलिका में अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। सीधा फॉर्मूला है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है। B बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और स्मॉल एन का मान रखेंगे तो कैपिटल एन बटे एल। लंबाई दे रखी है, इसमें आपको एन का मान दे रखा है, म्यू नॉट का मान अपन जानते हैं, और आई का मान दे रखा है 5, और एल दे रखा है। ठीक है ना, सबकी वैल्यू अपन जानते हैं। म्यू नॉट का मान लगा दिया 4 पाई गुणा 10 की घात -7 गुणा एन का मान कितना है 100 गुणा आई का मान कितना है 5 बटे में एल कितना है 1। तो सबकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ बी आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन इसकी अक्ष के अनुदिश जा रहा है, मतलब जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन जानते हैं कितना होता है। वेग कितना है 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड की चाल से वो गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा, बल का मान पूछा है। और यहाँ पर V और B के मध्य कोण जो है वो 0 डिग्री है। आवेश जिस दिशा में गति कर रहा है V वेग से, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और V और B के मध्य कोण कितना बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ F बराबर QV क्रॉस B या QVB साइन थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो सोल्व कर दिया ये वाला, इसमें मान रख के सभी, और इसको सोल्व किया है। यहाँ पे पाई का मान लगा दिया। अब थीटा बराबर 0 डिग्री है। थीटा बराबर 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि इसने ये कहा यदि एक इलेक्ट्रॉन इसकी अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, एक परिनलिका के अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करता है, आवेश गति करता है। तो आवेश की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में है। तो थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। Q बराबर E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। F बराबर QV साइन थीटा। Q का मान पता है, V का मान पता है, B का मान पता है, और साइन 0 का मान 0। F बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो समान चाल त्वरण 0 अतः बल भी 0 होगा। लास्ट क्वेश्चन है, किसी 0.5 मीटर लंबी परिनलिका की लंबाई दे रखी है कैपिटल L में 2 परतों में तांबे के विद्युत रुद्ध तार लपेटे गए हैं। 2 परतों में लपेटे गए हैं। प्रत्येक परत में 100 फेरे हैं। प्रत्येक परत में कितने फेरे हैं 100 फेरे। और कितने लपेटे लगाए गए हैं 2 परतों में लगाए गए हैं। सॉरी 50 फेरे, कितने 500 हैं। तो 500 फेरे और 2 परतों में लगाए गए हैं, तो डबल कर दो इसका। तो कितने घेरे हो गए उसके चारों ओर 1000। यदि इसकी त्रिज्या 0.4 सेंटीमीटर व इसमें प्रवाहित धारा 5 एम्पियर। आई बराबर दे रखा है, आई दे रखा है, एन दे रखा है, कैपिटल एल दे रखा है। डायरेक्ट फॉर्मूला, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है। बी बराबर म्यू नॉट एन बटे एल गुणा आई। म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -4 गुणा 1000 बटे 0.5 गुणा 5। पाई की जगह पाई का मान लगा दो,
और इसको आप कैलकुलेशन करके हल कर सकते हो। तो 4 पाई गुणा 10 की घात -3 टेस्ला या 4 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -3, इसको आप पाई को गुणा करके भी, पाई का मान रख के भी हल कर सकते हो इसको। तो ये न्यूमेरिकल हो गए, ये पाई का मान रख दिया और ये वैल्यू लगा दी। तो ये चैप्टर जो आपका 7वां चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके न्यूमेरिकल आप कर लेना और इसके नोट्स आपने कर लिए होंगे। कुछ बच्चे अगर पीछे रह जाते हैं तो वो डबल वीडियो देखकर अपना पूरा करें, कंप्लीट करें। कोई भी वीडियो किसी भी परिस्थिति में न छोड़ें, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपने बीच में से वीडियो नहीं देखा तो आगे वाले वीडियो समझ में नहीं आएंगे। टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से, किसी भी साधन से, अगर आपके पास में मान लो मोबाइल ख़राब हो गया है या आप गांव चले गए हैं या आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पापा सुबह चले जाते हैं फिर रात को लेट आते हैं, तो आप दिन में सोकर रात को जगिए और फ़ोन से आप वीडियो देखिए। इस परिस्थिति को हैंडल करना है, आपको ही करना है कि आप किस तरह से अपना टाइम सेट करके और आप वीडियो देखें, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई भी बहाना नहीं होता, नहीं पढ़ने का कोई बहाना नहीं है उसके पास, ठीक है। अगर उसको पढ़ना है, उसको अपना काम कंप्लीट करना है तो वो किसी भी साधन से, किसी भी प्रकार से कर सकता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे 8वां चैप्टर। 8वां जो चैप्टर है आपका, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ के गुणधर्म। ये जो चैप्टर है ये अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा था विद्युत के बारे में। उसमें 2 आवेश थे, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या जैसे जैसे अपन पढ़ रहे हैं उसमें आप पहला जो चैप्टर है उसको आप साथ में थोड़ा सा उसका भी रिवीजन करते रहें, क्योंकि इसमें 2 ध्रुव आएंगे N और S। उसमें 2 आवेश थे, 2 ध्रुव थे, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। उसमें जो गुणधर्म थे लगभग कुछ समानता आपको मिलेगी चुंबकीय ध्रुवों में। वहां पे अपन ने पॉजिटिव प्लस धनावेश था, यहाँ पर N जो है उत्तरी ध्रुव जो है उसको अपन प्लस पोल मानेंगे, पॉजिटिव पोल मानेंगे, और S जो है उसको ऋण पोल मानेंगे, ऋण ध्रुव। समझ में आ गया। इसमें भी आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनानी है, उसमें भी अपन ने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाई थी। इसमें भी समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसमें भी समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ समानताएं हैं इनमें। बाकी अपन यहाँ चुंबकीय गुण पढ़ेंगे कि चुंबकीय पदार्थ में या चुंबक में क्या क्या गुण होते हैं, किस प्रकार से चुंबक बनाया जाता है, इन सब बातों का इसमें अपन अध्ययन करेंगे। और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो सेम हैं दोनों चैप्टर में, तो आप उस चैप्टर को साथ में लेकर चलें तो ये चैप्टर आपके जल्दी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं अपन चुंबक के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि चुंबक के चारों तरफ ही एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किस प्रकार से किसी पदार्थ को चुंबक बनाया जाता है और उसमें चुंबकीय गुण को स्थिर रखा जाता है, और चुंबकीय गुण किस प्रकार से किसी चुंबक में से नष्ट हो जाते हैं, क्यों नष्ट हो जाते हैं, किन किन कारणों से किसी चुंबकीय पदार्थ से या किसी भी चुंबक से चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं, उसका क्या कारण है। कुछ डेफिनेशन वगैरह भी आएंगी इसमें और उनमें कुछ संबंध है वो भी अपन पढ़ेंगे। और पदार्थ चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ को अपन कितने वर्गों में बांटेंगे उसके बारे में भी अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं चुंबक से, ठीक है। सर्वप्रथम प्राचीन यूनान के एशिया माइनर प्रांत के मैग्नीशिया जिले में एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह
सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरता था। वहां के लोग इससे दिशा ज्ञान प्राप्त करते थे। पहले के जमाने में घड़ी कहाँ थी? घड़ी का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ था, ठीक है ना। और जो दिशा है, दिशा का जो नॉलेज है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, तो इसका ज्ञान सूर्य से भी अपन कर सकते हैं। और जो चुंबक है उस चुंबक के माध्यम से भी किया जा सकता है। चुंबक अगर हमारे साथ है, या चुंबकीय सुई भी एक छोटा चुंबक होता है, उसमें भी एक चुंबकीय सुई है जो दिशा का ज्ञान करवाती है, तो उसके आधार पर भी हम दिशा का ज्ञान ले सकते हैं कि हम किस दिशा में हमें गति करना है, ठीक है। तो दिशा ज्ञान के लिए कि उत्तर दिशा कौन सी है, अपन कहाँ चल रहे हैं, अभी किस दिशा में चल रहे हैं, उसके लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता था। मैग्नीशियम नाम के आधार पर बाद में इसे मैग्नेटाइट कहा गया। मैग्नेटाइट एक चुंबक का ही नाम है मैग्नेटाइट। चुंबक, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ ये क्या है? वे पदार्थ जो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं उन्हें अपन चुंबक कहते हैं। ये अपन भी जानते हैं कि चुंबक जो है वो लोहे को आकर्षित करता है, निकिल को आकर्षित करता है, कोबाल्ट को आकर्षित करता है, और ये जो पदार्थ हैं इन्हें अपन लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक के आकर्षित करने के गुणधर्म को चुंबकत्व कहा जाता है। चुंबक के आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक जो है वो इन तत्वों को आकर्षित करता है, तो इसका जो गुण है आकर्षित करने का वो चुंबकत्व कहते हैं उसको अपन। वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ। पदार्थों का जो वर्गीकरण है, यहाँ ये चुंबकीय पदार्थ है, तो पदार्थ भी कई प्रकार के हैं। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ जो चुंबक की तरह चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से हल्के से विस्थापित हो जाते हैं विपरीत दिशा में, और कुछ अल्प आकर्षित होते हैं। उनमें आकर्षण बल तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। तो इस प्रकार से पदार्थों का भी चुंबकत्व के आधार पर भी हम पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। चुंबक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति ने दिया, प्रकृति के द्वारा जो दिया गया है उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम जो मानव निर्मित है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, वो अपन क्या कहेंगे? उसको कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जो मानव निर्मित है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, वो भी फिर 2 प्रकार का होता है। एक तो स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी चुंबक, स्थायी का मतलब जिसमें चुंबकीय गुण स्थायी अवस्था में रहे, फिक्स रहे, लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक उसमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, उनको अपन कहते हैं स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक का मतलब है कि कुछ देर चुंबक बना रहा, फिर चुंबकीय गुण खत्म हो गया, फिर हमें आवश्यकता पड़ी तो फिर हमने उसमें चुंबकीय गुण बना दिया उसमें, और फिर हमने उसको नष्ट कर दिया चुंबकीय गुण को, तो वो क्या कहलाएगा? अस्थायी चुंबक। जितनी देर हमें आवश्यकता है, जितने समय के लिए हमें आवश्यकता है, उतने समय के लिए हम उसको चुंबक बना लेते हैं, फिर हम उसे वापस चुंबकीय पदार्थ में बदल देते हैं या लोहे में बदल देते हैं। तो वो कहने का मतलब है कि जिसमें चुंबकीय गुण स्थायी अवस्था में नहीं रहता।
उसे अपन अस्थायी चुंबक कहेंगे। तो पहला है कृत्रिम चुंबक। वे चुंबक जो मानव निर्मित होते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। सीधी सी बात है, इच्छित आकार के बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा बनाया गया तो मनुष्य जैसे चाहे वैसे बना सकता है उसको। ये भी दो प्रकार के होते हैं। स्थायी चुंबक वे चुंबक जो स्टील अथवा चुंबकीय मिश्र धातु एल्युमिनिको, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, ये मिश्र धातु, इन तीन धातुओं से मिलकर बनी धातु मिश्र धातु कहलाती है। एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक कहलाते हैं। तो स्थायी चुंबक कौन सी मिश्र धातु के बने होते हैं? या तो स्टील के या एल्यूमिनिको बोलते हैं इसको, एल्यूमिनिको, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। स्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अस्थायी चुंबक में जब हमें आवश्यकता हो तब हमने उसको चुंबकीय गुण दे दिया, और जब आवश्यकता नहीं है हमें तो चुंबकीय गुण हमने उसमें नष्ट कर दिया, तो हमारे नियंत्रण में हो। ठीक है ना, जब हम चाहें तब उसमें चुंबकीय गुण बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो वो तो क्या होगा? अस्थायी। स्थायी चुंबक हमारे नियंत्रण में नहीं होता। उसमें एक बार चुंबकीय गुण आ गया तो वह स्थायी अवस्था में रहता है। उसमें अपन अपनी इच्छा अनुसार उसमें चुंबकीय गुण को बढ़ा या घटा नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। अस्थायी चुंबक वे चुंबक जो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। नरम लोहा जो है, नरम लोहे से बना चुंबक जो है वो अस्थायी होता है। उसमें चुंबकीय गुण अल्प समय के लिए रहता है, या अपन यूँ कहें कि जब तक कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रहे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को अगर अपन रख दें जिसमें चुंबकीय गुण है, उस पदार्थ को अपन रख दें तो वह कुछ समय बाद चुंबक बन जाएगा। ठीक है, और जैसे हमने उसको चुंबकीय क्षेत्र में से हटाया वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। या अपन यूँ कहें जैसे लोहा, नरम लोहा अपन लें तो नरम लोहे को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। चुंबकीय क्षेत्र से हटाकर बाहर ले आए तो वो वापस नरम लोहा बन जाएगा। तो जो अस्थायी चुंबक है वो नरम लोहे के बने। अस्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को नियंत्रित किया जा सकता है। हम चाहें तो चुंबकीय गुण बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो चुंबकीय गुण कम कर सकते हैं, तो ये हमारे नियंत्रण में रहता है। स्पष्ट है कि अस्थायी चुंबक इच्छित आकार, इच्छित चुंबकत्व के बनाए जा सकते हैं। प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति प्रदत्त होते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। मैग्नेटाइट, जैसा कि अपन ने शुरू में पढ़ा था, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। और मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र, ये 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं यहाँ। प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र लिखिए, ये प्रश्न बन रहा है यहाँ पर। और उसका सूत्र है Fe3O4। ठीक है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक किसी निश्चित आकार के नहीं होते, वो प्रकृति के द्वारा जिस प्रकार से भी बन जाते हैं। अब है क्षण चुंबक की गुणधर्म। क्षण चुंबक आपने देखी है, कभी आपको मौका मिला हो अपने लैब में भी रखिए, और घरों में भी अक्सर चुंबक मिल जाती है। क्षण चुंबक एक छोटी सी छड़ के जैसी होती है, और एक घनाभ के आकार के अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, लंबा टुकड़ा होता है, छोटा सा चपटा, जैसे आप 5 स्टार खाते हैं, सेम वही उसका छोटा आकार ले लो। ठीक है, वो क्षण चुंबक कहलाता है। तो क्षण चुंबक में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं जनरली तो आप जानते हैं कि
कोई भी छड़ चुंबक किस प्रकार के गुणधर्म रखता है, चुंबक के बारे में कुछ कुछ आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे में रखें या छड़ चुंबक के ऊपर अगर अपन लोहे का बुरादा डालें तो वह लोहे का बुरादा उस छड़ चुंबक के चिपक जाएगा। ठीक है, पहली बात कि वह लोहे के बुरादे को आकर्षित करता है, उसमें आकर्षण की प्रवृत्ति होती है। अब आपने एक बात, कभी आपको मौका मिला हो, आपने देखा हो तो आपने ये भी देखा होगा कि जब किसी भी छड़ चुंबक पर लोहे का बुरादा डाला जाता है तो वह लोहे का बुरादा ज्यादा कहाँ चिपकता है और कम कहाँ चिपकता है। ज्यादा चिपकने और कम चिपकने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छड़ चुंबक में जहां लोहे का बुरादा कम चिपकता है वहां चुंबक का जो आकर्षण करने की प्रवृत्ति है वो कम होती है, और जहां चुंबकीय छड़ में लोहे का बुरादा ज्यादा चिपकता है, ज्यादा मात्रा में चिपकता है, वहां पर आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक कहाँ होती है? दोनों ध्रुवों पर। ठीक है ना, किसी भी चुंबक के दोनों जो किनारे होते हैं, दो जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर आकर्षण की जो प्रवृत्ति है वो अधिक होती है, और दोनों ध्रुवों के मध्य में आकर्षण की प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे। पहला है आकर्षण प्रवृत्ति। यदि किसी छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे में रखा जाए तो बुरादा चारों ओर चिपक जाता है। स्पष्ट है कि छड़ चुंबक में आकर्षण प्रवृत्ति होती है, जनरल सी बात है। बुरादे की सर्वाधिक मात्रा सिरों पर होती है। ये देखो यहाँ बुरादा सबसे ज्यादा किनारों पर चिपकता है, सिरों पर ज्यादा चिपकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी छड़ चुंबक के मध्य में चुंबकीय प्रवृत्ति या जो आकर्षण की प्रवृत्ति वो कम होती है और ध्रुवों पर ज्यादा होती है, जिसके केंद्रों को चुंबकीय केंद्र कहते हैं। जहां पर लोहे का बुरादा ज्यादा चिपकता है वहां उनको अपन कहते हैं चुंबकीय केंद्र, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये देखिए ये छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक है। इस छड़ चुंबक में इस किनारे से थोड़ा सा अंदर और इधर भी इस किनारे से थोड़ा सा अंदर दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन्हें हम कहते हैं चुंबकीय केंद्र। एक का नाम है एन और दूसरे का नाम है एस। दिशा निर्देशन, दूसरा गुण क्या है? दिशा निर्देशन करता है, हमें दिशा का ज्ञान करवाता है। मान लो हम ऐसी जगह हैं जहां पर हमें नहीं पता कि हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं, और वहां अगर हमारे पास में एक चुंबक है, छड़ चुंबक है, तो हम उसे मध्य में धागा बांधकर अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुक जाता है, और उत्तर दक्षिण जो एन सिरा है वो उत्तर दिशा में और जो एस सिरा है वो दक्षिण दिशा में रुकेगा। तो अगर हमें चारों दिशाओं में से एक भी दिशा का ज्ञान हो जाए तो बाकी दिशाएं हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव एक निश्चित दिशा, कौन सी दिशा? उत्तर दक्षिण में ठहरती है। चुंबक का जो ध्रुव उत्तर दिशा में होता है, उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, एन पोल। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद आपने छोटी क्लासों में पढ़ भी रखी होंगी, 8वीं क्लास में पढ़ी होंगी। ठीक है ना, और 10th में भी कुछ आया है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में।
तथा जो ध्रुव दक्षिण दिशा में होता है दक्षिणी ध्रुव एस पोल कहलाता है। चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय ध्रुवों को, ये एस है ये एन है, इन दोनों को अपन सीधा मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी, चुंबकीय अक्ष। ये चुंबकीय अक्ष है। हमने ध्रुवों की भी अक्ष पढ़ी थी। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है और उसके लंबवत खींची गई रेखा निरक्ष कहलाती है। अक्ष और निरक्ष पढ़ा है ना आपने, इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न भी वहां। विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन ध्रुव को धनात्मक ध्रुव और एस ध्रुव को ऋणात्मक ध्रुव कहते हैं। ये एस जो है वो माइनस पोल है और एन जो है वो प्लस पोल है और ये चुंबकीय अक्ष है। ये चुंबकीय अक्ष है। एन सिरा जिस दिशा में रुकेगा उसे अपन भौगोलिक उत्तर दिशा और एस सिरा जिस दिशा में रुकेगा उसको अपन भौगोलिक दक्षिण दिशा कहते हैं। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल की प्रवृत्ति, समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। एन एन को प्रतिकर्षित करेगा, एस एस को प्रतिकर्षित करेगा। एन और एस में आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो वैसे ये जैसे अपन ने प्लस और माइनस में पढ़ा था, ऋणायन और धनायन में पढ़ा था, ऋणावेश और धनावेश में, तो सेम गुणधर्म है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना आप पढ़ें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।